फ्रेंड्स, आज हम आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता कैसे विकसित हुई और कैसे इसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। एक बार आप बोर्ड से सीख लें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। दूसरा, फिर आप जैसे ही एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 1826 के दौरान चार्ल्स मेसन ने देखा कि हड़प्पा नामक स्थल से कुछ लोग ईंटों को निकाल रहे हैं, ईंटों को निकालते हुए। अब उसके बावजूद उसने उनकी तरफ ज्यादा और ध्यान नहीं दिया और आगे चलकर 1853 से 56 के दौरान भारत में पहली जेल चली। 1853 में कहाँ से कहाँ चली? मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच ये 34 किलोमीटर चली, 34 किलोमीटर रेलवे लाइन चली। अब इसी दौर में जब रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा था तो इस अब पूरे भारत से लेकर और पाकिस्तान अपने यहाँ पर लाहौर से लेकर पाकिस्तान में कराची तक जब रेलवे लाइन को बिछाने का काम शुरू कर रखा था, उस दौरान 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और उसमें पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ कनिंघम, कौन थे? कनिंघम ने अपने बंधुओं के साथ मिलकर और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद जब मार्शल ने इसको आगे बढ़ाया तो उन्होंने 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी। ये हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये जो हड़प्पा स्थल था, इसकी जब यहाँ से खुदाई की गई तो उस थोड़ा हिस्सा खुदाई करने के बाद ऐसा पता चला, ऐसा मालूम किया कि वहाँ पर पहले कोई सभ्यता थी जो बहुत विकसित थी। तो धीरे धीरे उसके बाद 1921 के बाद 1922 में मोहनजोदड़ो नामक दूसरे स्थल की खुदाई की गई। आर.डी. बनर्जी, जिनका पूरा नाम राखलदास बनर्जी है, इन्होंने की 1922 में। इसकी खोज सिंधु नदी के स्थान मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु नदी के किनारे। ये भी दोनों जो उपस्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों अपने पाकिस्तान में हैं। अब इसी तरह से मिलता जुलता आगे चहुंदड़ो नामक स्थल है जो 1931 में इसकी खोज की गई। इन दोनों स्थलों की खोज के बाद 1931 में चहुंदड़ो नामक स्थान की खोज की गई। ये भी सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज की गई और इस स्थल से जो पुरातत्व विभाग की कुछ टीम ने मिला वो सेम एक दूसरे से मिलता जुलता था। इनके खोजकर्ता थे चहुंदड़ो के एम.जी. मजूमदार। इन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ ऐसे पुरातत्व अवशेष मिले हैं जो इन दोनों सभ्यताओं से मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार आगे इस पर को जारी रखते हुए एक के बाद एक स्थल की खोज की गई और फिर जाके रंगपुर, इसके अलावा एक रंगपुर अहमदाबाद में है जो मांडा नदी के किनारे है, इनकी खोज की गई। बाद में मांडा नदी के किनारे इनकी खोज की गई और बाद में इनकी खोज माधवराव वत्स ने की जो 1953 में की गई, जो 1953 में माधवराव वत्स ने की। अब इस प्रकार एक स्थल से दूसरे स्थल पे इनके मिलते गए अवशेष और ये अवशेष मिलते मिलते ये रंगपुर जो है ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अब
इसी प्रकार आगे चलकर और एक रोपड़ नामक स्थान जो पंजाब में है, रोपड़ नामक स्थान जो पंजाब में है, उसकी खोज की गई। और ये 1953 में वाइडिंग नामक एक व्यक्ति ने की गई। वाइडिंग नामक व्यक्ति ने 1953 में एक पोस्ट बल्बिन से मिलता जुलता था, उसकी भी खोज की गई थी। और वो था कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान के अंदर है। यहाँ से भी हमें हड़प्पा से पता कि काफी अवशेष मिले हैं। अब कालीबंगा की जो खोज की गई थी, वो कालीबंगा की खोज गंगा नदी के किनारे 1955 में की गई। कालीबंगा की खोज कब की गई थी? 1955 में की गई थी। ये घोष नामक एक व्यक्ति था, उन्होंने इसकी खोज की। इनसे ये आपसी सभी के जो अवशेष थे वो एक दूसरे से मिलते हुए थे। अब उसके बाद लोथल जो और दूसरा जो स्थल खोदा गया वो भारत के अंदर लोथल में गुजरात नामक स्थल से अहमदाबाद के आस 1955 में एस.आर. राव ने 1955 में इसकी खोज की गई। ये भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे इस स्थल की खोज की गई। यहाँ से भी हमें पुरातत्व विभाग की जो टीम है उसने अनेकों अवशेष मिले हैं। और भारत में सबसे अधिक स्वतंत्रता के बाद अवशेष मिले हैं वो लोथल नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। अब ये बनावली हरियाणा के अंदर, यहाँ बनावली हरियाणा के अंदर में मीताथल है, ब्योनी की राखीगढ़ी है इनके अंदर, और बनावली है हिसार में। इनमें अनेकों प्रकार के अवशेष ऐसे हमें प्राप्त हुए हैं। अब इसमें सूरजबान नामक एक व्यक्ति है, उन्होंने बनावली राखीगढ़ी इनके यहाँ पर खोज की गई है। तो यहाँ पर भी सिंधु सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष आपको प्राप्त हुए हैं। इनका हड़प्पा जो इसका नाम हड़प्पा, ये हड़प्पा एक गाँव था। बाद में यहाँ पर एक जो सभ्यता की जो खोज होती है, ये बताया गया कि शहरी सभ्यता थी यहाँ पर उस समय में। अब ये महत्वपूर्ण जो स्थल है, इनके अलावा अब यह जाता है कि इनका रहन सहन वेशभूषा कैसी थी, इनके खान पान कैसा था, इनकी ये क्या क्या मनोरंजन के साधन करते थे, क्या अवसर अपनाते थे। तो सिंधु सभ्यता का जो अक्षेत्रफल है वो भी आगे आपको हम बताएंगे। इसमें जो भी सभ्यताएं हैं इनमें विकसित होने में सबसे अधिक इसमें इसका क्षेत्रफल देखेंगे हम त्रिभुजाकार, ये जो सभ्यता थी त्रिभुजाकार थी। ये आपको बता दें मैं के द्वारा, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, ये इनकी जो लंबाई थी वो 1600, यहाँ पर थी 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600। इसलिए इसका जो आकार था वो यहाँ से ये से बनती थी इसके आकार। इनका जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ये पूरी तरह से यहाँ पर कश्मीर उत्तर में कश्मीर और नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर तैमाबाद नामक स्थान था, वहाँ से और मांडा जो इधर पाकिस्तान में बलूचिस्तान पड़ता है, बलूचिस्तान तक ये सीमित थे इनका इधर। अब ये दोनों ही अपनी ओर से पूरी होने के बाद इनकी जो व्यवस्था थी, शहरी व्यवस्था थी, जल निकासी की व्यवस्था भी अच्छी थी, पानी निकलने के लिए अच्छी नदियों की व्यवस्था थी, मकान बनाने की व्यवस्था थी, जो ग्रिड व्यवस्था थी, ग्रिड व्यवस्था। ग्रिड व्यवस्था में क्या होते हैं, घरों की जो गलियां होती हैं या सड़कें होती हैं गांव की या शहर की, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ग्रिड व्यवस्था के दौरान क्या था कि जो भी मकान बने हुए थे गाँव में या शहरों में, उनके दरवाजे सड़क की तरफ न खुल के गली की तरफ खुलते थे। ये ग्रिड व्यवस्था बन जाती है उसमें। इनके आमद प्रमोद के जो साधन होते थे वो था शिकार करना, मछली पकड़ना, आखिट करना। तो कुछ जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी उनमें क्या था, कृषि कार्य भी करते थे, गेहूँ, जो चावल, अनेकों प्रकार की खेती भी करते थे। वो साधन की वेशभूषा होती थी, वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र ये पहनते थे। अब इसके अलावा जो नगर योजना है वो पूरी तरह से
अच्छी थी, यानी कि उसकी जो व्यवस्था थी वो आजकल जो आधुनिक युग में जो सेक्टरों में जो लोग रहना पसंद करते हैं इसी प्रकार के मकानों की व्यवस्था थी वो बनाई गई। अब यहाँ पर दो प्रकार के दुर्ग होते थे, एक तो थोड़े ऊंची जमीन पे बनाए जाते थे और नीचे ये जो टीले होते थे इनको पूरी और पश्चिमी टीला कहा जाता था। ये जो टीले होते थे यहाँ पर पुरोहित यानी कि जो अमीर वर्ग के लोग थे वो रहते थे, इनको दुर्ग बोला जाता था। और यहाँ पर शहरी नहीं होता, यहाँ पर आम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति व्यापारी कुशल कारीगर वो इसमें रहते थे। तो इनका मतलब क्या था कि अगर कोई बाढ़ आती है तो ये लोग ऊंचे में मकान बनाते थे, तो जो अमीर व्यक्ति थे जो यहाँ पर तो उनकी गिनती की जाती है, ये लोग बाढ़ से भी बच सके। अगर कोई भयावह होता है तो इनके चारों तरफ चादर की होती थी, इससे भी सुरक्षा होती थी। और ये जो ज्यादा आबादी वाला हिस्सा था इसमें क्या था, भारी संख्या में लोग रहते थे जो और नागरिक थे वो, ये इस प्रकार इनकी व्यवस्था की गई थी। अब इनकी पास यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा खेती करने में सबसे पहले ये बताया गया है कि कपास की खेती करने का श्रेय सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जाता है। और यहाँ से यूनानी ने तो कपास को शिडोल बोला है, यूनानी ने तो जो कपास है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग इसकी खेती करते थे उसको शिडोल बोला है। अब बाद में इसके कुछ ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त हुए हमें, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से एक नृत्य की जो नृत्य करते हुए काशी की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है, कुछ पीपल वृक्ष की पूजाएं होती हैं वहाँ। इनका जो समाज था वो मातृ शक्ति दिखाया गया है, यानी कि ये मातृ शक्ति की ज़्यादा पूजा करते थे, देवी देवताओं में भी विश्वास था और अनेकों प्रकार की इनकी प्रथाएं थी। इसके अलावा पशुओं में भी क्या था कि ये बैल बकरी गाय भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली ये सभी जानवर को पालते थे। इनके अलावा बाद में इससे प्रकार का जो पतंग हुआ उसके बारे में कई आविष्कारकारों ने कई इतिहासकारों ने अनेकों बातें कही हैं। जैसे कई इतिहासकार मानते हैं कि इनका अंत, इस हड़प्पा सभ्यता का अंत है वो बाढ़ के कारण हुआ, कि उस समय बाढ़ ज़्यादा आती थी और बाढ़ के कारण ये जो स्थल थे ये नष्ट हो गए, तबाह हो गए और ये हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो मानते थे कि उस समय अकाल महामारी अनेकों प्रकार की ऐसी बीमारियां थे जिसका उस समय इलाज नहीं था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। इस प्रकार से पतन के अनेकों कारण पड़ते हैं। तो इस प्रकार आगे आप देखेंगे इसमें कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कुछ लोग ये मानते हैं कि आर्य सभ्यता के लोग आए और आर्य सभ्यता के लोगों ने भी इसमें इसको अपना विश्वास दिया। तो ये आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताया कि इसमें हड़प्पा में दो विशाल जो शरणागार था, एक विशाल अनाज का गोदाम था, ये दोनों स्थल भी हमारे मोहनजोदड़ो में मिले हैं। इसके अलावा भी एक बार इसको आप अच्छी तरह से एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे तो बेटा आपको पूरा समझ में